हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और जैसा कि पता है आपको कि मैं आपके लिए बिजनेस स्टडी की सीरीज लाया हूं जो कि हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और सीबीएसई का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूं, जिसके राइटर आर के सिंगला हैं। ठीक है, तो आज आपकी उसी सीरीज में मैं आपके चैप्टर 3 व्यावसायिक वातावरण के साथ हाजिर हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, तो इसको देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, वहां से जाकर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना देर किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हमें 3.1 पढ़ना है जो कि पहली और आखिरी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसमें हम व्यावसायिक वातावरण की अवधारणा पढ़ेंगे, जानेंगे कि व्यावसायिक वातावरण क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है, क्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सारी बातें जानेंगे हम व्यावसायिक वातावरण के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि व्यावसायिक वातावरण की क्या परिभाषा होती है। तो इसका अभिप्राय घटकों के योग से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें व्यवसाय के लिए खतरे व अवसर दोनों उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, मतलब व्यावसायिक वातावरण बहुत सारे घटकों का योग है जो कि व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और व्यवसाय का जिन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक, इन व्यावसायिक वातावरणों में व्यवसाय के लिए खतरे और अवसर दोनों उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये है व्यावसायिक वातावरण की डेफिनेशन, परिभाषा। अब देख लेते हैं व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली है बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। व्यावसायिक वातावरण उन सभी तत्वों का योग है जो व्यवसाय के बाहर उपलब्ध होती हैं और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि व्यावसायिक वातावरण उन तत्वों का योग है जो कि व्यवसाय के बाहर उपलब्ध होती हैं। ठीक है, और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, अगला है विशेष एवं सामान्य शक्तियां। व्यवसाय के बाहर उपस्थित शक्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला विशेष और दूसरी सामान्य। तो आइए अब इनको देखते हैं कि विशेष और सामान्य शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले विशेष देख लेते हैं। वे शक्तियां जो एक उद्योग की फर्मों को अलग अलग रूप से प्रभावित करती हैं वो कौन सी होती हैं, वो विशेष शक्तियां होती हैं। विशेष शक्तियां होती हैं जो वो उद्योग या फर्म को अलग अलग ढंग से प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे जैसे ग्राहक, पूर्तिकर्ता और प्रतियोगी फर्में। ठीक है जैसे कि एक ग्राहक है। ठीक है, क्या है कि दो दुकान एक साथ हैं, वो गया, एक दुकान पर गया पहले दिन, वहां से उसने प्रोडक्ट खरीदा, वहां से उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अगले दिन वो दूसरी दुकान पर गया, उसने वहां से प्रोडक्ट खरीदा और उसको वहां पर अच्छा लगा। तो क्या करेगा, ग्राहक की पहली दुकान को छोड़कर वो दूसरी दुकान पर जाने लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि दोनों दुकानों पर प्रभाव पड़ा ग्राहक का। कैसे, जो पहली वाली दुकान थी जहां पर ग्राहक को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक, और जहां पे उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा जो दूसरी दुकान थी, उस पर भी प्रभाव पड़ा, लेकिन उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये इसीलिए जितने भी ये शक्तियां हैं, विशेष शक्तियां, वो हर एक फर्म को, हर एक उद्योग को अलग अलग रूप से प्रभावित करती है। किसी का फायदा होता है तो किसी का नुकसान होता है। ठीक है, तो अब अगला है आपका सामान्य शक्तियां। वे शक्तियां जो एक उद्योग की सभी फर्मों पर लगभग एक जैसा प्रभाव डालती हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक परिस्थितियां। ठीक है, सामान्य शक्तियां वो शक्तियां होती हैं जो कि व्यवसाय पर एक जैसा ही प्रभाव डालती है, सबको एक समान प्रभावित करती है। जैसे सामाजिक परिस्थिति, अगर सामाजिक परिस्थिति में क्या होता है कि कोई फैशन है, ठीक है, और अगर कोई कंपनी है उस फैशन का वो उत्पादन नहीं करती। ठीक है, जैसे कि अब जीन्स पहनना पसंद करते हैं और जो कंपनी है वो जीन्स नहीं, जीन्स का उत्पादन नहीं करती, तो क्या होगा कि उस समाज में जितनी भी जीन्स वो कपड़े वाली दुकान होगी उन सब पर क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि समाज में जीन्स की आवश्यकता है लेकिन वो जीन्स की उत्पादन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हर एक उद्योग को अलग अलग ढंग से नहीं, एक ही ढंग से प्रभावित करता है। ठीक है, वैसे ही वैधानिक परिस्थिति, वैधानिक परिस्थिति में अगर कोई नियम या कोई रूल आ जाता है तो वो सब पर एक ही रूप से लागू होता है। ठीक है, अब अगला है आपका एक दूसरे से संबंधित। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे नई सरकार के आते ही आयात निर्यात नीति में परिवर्तन होना,
यहाँ नई सरकार का आना राजनीतिक तथा आयात निर्यात नीति में परिवर्तन आर्थिक है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी घटक होते हैं व्यवसायिक वातावरण में वो सारे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि कोई नई सरकार आई और उसके आते ही क्या हुआ कि आयात निर्यात नीति में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नई सरकार का आना राजनीतिक परिवर्तन है और आयात निर्यात में परिवर्तन, आयात निर्यात नीति में परिवर्तन क्या है, आर्थिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसलिए ये एक दूसरे से संबंधित होती है। एक कार्य हो रहा है तो उसके साथ ही दूसरा भी उससे जुड़ा हुआ होता है। अगला है गतिशील प्रकृति। व्यवसायिक वातावरण अनेक घटकों का मिश्रण होता है और इन घटकों से किसी न किसी में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक वातावरण गतिशील होता है। व्यवसायिक वातावरण आपको पता है कि अनेक घटकों से मिलकर बनता है और इन घटकों में से किसी न किसी में कुछ ना कुछ हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि व्यवसायिक वातावरण गतिशील प्रकृति का होता है, बदलता रहता है। ठीक है, अगला है अनिश्चितता। व्यवसायिक वातावरण के घटकों के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं होता क्योंकि इनमें जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब जो व्यवसायिक वातावरण होता है वो अनिश्चित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें जल्दी जल्दी परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे घटकों से मिलकर बनता है तो इसलिए उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए व्यवसायिक वातावरण निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। अब अगला है आपका जटिलता। वातावरण अनेक घटकों से मिलकर बनता है और आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए व्यवसाय पर इनके पड़ने वाले प्रभाव को पहचानना नहीं जा सकता और इनका सामना करना कठिन है। ठीक है, जो व्यवसायिक वातावरण है वो जटिल है। ठीक है, क्यों जटिल है, क्योंकि ये एक दूसरे से आपस में संबंधित होता है, अनेक घटकों से मिलकर बनता है, इसलिए जब भी व्यवसाय पर इसका प्रभाव पड़ता है तो इसको आसानी से पहचाना नहीं जा सकता और इसका सामना करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, अब है आपका सापेक्षता। व्यावसायिक वातावरण का संबंध स्थानीय परिस्थिति से होता है, इसलिए हर स्थानों का व्यावसायिक वातावरण भिन्न होता है। ठीक है, जो व्यावसायिक वातावरण है ना उसका संबंध सीधा स्थानीय परिस्थिति से होता है और इसीलिए व्यावसायिक वातावरण हर एक स्थान पर अलग अलग होता है। जैसे कि दिल्ली का व्यावसायिक वातावरण है जो क्या है कि अलग है और यूपी का व्यावसायिक वातावरण है जो अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ के स्थान है ना, जो यहाँ के स्थानीय परिस्थिति है जो वो अलग अलग है। ठीक है, इसलिए हर एक स्थान पर जैसी वहाँ की परिस्थिति होगी वैसा ही वहाँ का व्यावसायिक वातावरण होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं पढ़ ली। अब देख लेते हैं व्यावसायिक वातावरण का महत्व क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है प्रथम प्रस्तावक के लाभ। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्राप्त होती है। जो कंपनियां व्यावसायिक वातावरण में उपलब्ध अवसरों को समय रहते भांप लेती है वह सर्वाधिक लाभ प्राप्त करती है। ठीक है, जब भी हम व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करते हैं तो हमें उससे जो भी हमें अवसर उपलब्ध होने वाले होते हैं उनकी जानकारियां हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और जो कंपनी व्यावसायिक वातावरण में इन अवसरों को पहचान लेती है, समय रहते जान लेती है, क्या होता है कि वो सर्वाधिक लाभ प्राप्त करती है। ठीक है, अगला है चेतावनी संकेत। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें उपलब्ध अवसरों के साथ साथ खतरों की भी जानकारी प्राप्त होती है। अब हमने ऊपर पढ़ा अभी कि व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें अवसरों की जानकारी प्राप्त होती है, जो भी अवसर उपलब्ध होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या है चेतावनी संकेत में कि अवसरों के साथ साथ यहाँ पर खतरों की भी जानकारी प्राप्त होती है। और जो कंपनियां इनका अध्ययन करती हैं, समय रहते इन व्यावसायिक अध्ययन के बाद अवसरों और खतरों को पहचान लेती हैं, वो खतरों से बच सकती हैं और अवसरों का लाभ उठा सकती हैं। तो इसलिए जो एक व्यावसायिक वातावरण है वो चेतावनी संकेत भी है कि आगे क्या खतरा आने वाला है उसको पहले जान लिया जाए, भांप लिया जाए ताकि उसका सामना हम कर सके। ठीक है, अगला है प्रतियोगी संसाधनों की प्राप्ति। एक संगठन को अनेक संसाधनों की जरूरत होती है जो कि वातावरण से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या है कि जब हमें, आपको पता है कि एक संगठन में संसाधनों की आवश्यकता होती है और बहुत सारे संसाधन होते हैं, एक संसाधन उसमें नहीं लगता। ठीक है, तो वो संसाधन मिलता कहाँ से, प्राप्त कहाँ से होता है संगठन को, वो संसाधन वातावरण से ही प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि कोई संगठन है वो क्या करती है, वो फर्नीचर की संगठन है। ठीक है, तो उसको लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी, उसको लकड़ियाँ वहीं वातावरण से मिलेंगी, उसके जंगल से मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी जरूरतें होती हैं संगठन की वो कहाँ से पूरी करता है, वो वातावरण से ही पूरी करता है और उससे जो भी उत्पादन करता है वो वातावरण को ही उपलब्ध कराता है।
जैसे उसको, वो फर्नीचर की कंपनी थी तो उसको लकड़ियों की आवश्यकता थी, तो उसने लकड़ियों की पूर्ति कहाँ से की? वातावरण से की, ठीक है। उसे संसाधन मिल गए, अब उसने उत्पादन किया, अब उत्पादन कर लिया तो वो उसको उपलब्ध किसको कराएगा? वो भी वातावरण को ही तो उपलब्ध कराएगा, क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं वो सारे व्यावसायिक वातावरण में ही रहते हैं, वो ही वातावरण उनका होता है, ठीक है। अगला है तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। आज व्यवसाय का संचालन तेजी से बदलते वातावरण में किया जा रहा है, जैसे प्रतियोगिता, फैशन, ग्राहकों की संख्या, तकनीकी आदि में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। यह केवल व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से ही संभव है, ठीक है। आज जो हो रहा है व्यवसाय, वो तेजी से बदलते वातावरण में हो रहा है, ठीक है। वातावरण कैसे बदल रहा है? प्रतियोगिता बढ़ रही है दिन बर दिन, फैशन बढ़ रहा है दिन बर दिन, ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है दिन बर दिन, और तकनीकी में भी परिवर्तन आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, तेजी से परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो इनका सामना हम किसके द्वारा कर सकते हैं? इनका सामना हम केवल व्यावसायिक अध्ययन से ही कर सकते हैं। व्यावसायिक अध्ययन नहीं, सॉरी, व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो कंपनी, जो संगठन होगा, वो व्यावसायिक वातावरण का अगर अध्ययन करता है तो वो इन सब का सामना करने में सफल हो सकता है। अन्यथा जो कंपनियां इन पर नज़र नहीं रखती, व्यावसायिक अध्ययन नहीं करती, क्या होता है उनसे? उनका नुकसान होता है, वो ठप पड़ जाती है, बंद होने के कगार पर आ जाती हैं, ठीक है। अब है नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक। व्यावसायिक वातावरण की जानकारी नियोजन एवं नीति बनाने के लिए आधार प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। अब जो व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन है, उससे जो हमारे जानकारियां प्राप्त होती है कि आगे चल के भविष्य में ये अवसर उपलब्ध होने वाला है या खतरा उपलब्ध होने वाला है, तो उनके आधार पर ही नियोजन और नीति बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर आगे अवसर उपलब्ध होने वाला है तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके का बनाया जाएगा, नियोजन और नीति बनाई जाएगी। अगर खतरा है आगे चल के तो क्या किया जाएगा? उसको निपटाने के लिए नियोजन बनाई जाएगी कि उस खतरे से हम कैसे बचें, ठीक है। तो ये जो व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो नियोजन और नीति बनाने के लिए हमें आधार प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। अगला है निष्पादन में सुधार। प्रत्येक संगठन के निष्पादन में व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की अहम भूमिका होती है। जो संगठन इस पर कड़ी नज़र रखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं, वह निश्चित रूप से दौड़ में आगे निकलते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हर एक संगठन के निष्पादन में व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। जो संगठन इस पर नज़र बनाए रखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं कि हमें अवसर उपलब्ध हुए हैं या खतरे उपलब्ध हुए हैं, उनको पहचान लेते हैं, ठीक है, उनको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो निश्चित रूप से दौड़ में आगे निकल जाते हैं। मतलब कि बाकी संगठनों के दौड़ में जो बहुत सारे संगठनें एक साथ चल रही हैं, उन सब से आगे निकल जाते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितने भी संगठन हैं, उन सब को व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन करना होता है और उन पर वो कड़ी नज़र बनाए रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक जीवित रह सके, ठीक है। तो हमने यहाँ पर व्यावसायिक वातावरण के महत्व भी पढ़ लिए हैं। अब पढ़ लेते हैं कि व्यावसायिक वातावरण के अंग कितने होते हैं, कितने प्रकार का व्यावसायिक वातावरण होता है। तो मैं आपको बता दूं कि व्यावसायिक वातावरण दो प्रकार का होता है, पहला आंतरिक वातावरण और दूसरा बाहरी वातावरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम आंतरिक वातावरण पढ़ लेते हैं। तो इसका अभिप्राय उन घटकों से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, व्यवसाय के अंदर उपस्थित रहते हैं और व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं, ठीक है। व्यवसाय का जो आंतरिक वातावरण है, इसका मतलब ये है कि आंतरिक वातावरण में वो घटक आते हैं जो कि व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, व्यवसाय के अंदर ही उपस्थित होते हैं और व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं, ठीक है। जैसे कि व्यवसाय के उद्देश्य, नीतियाँ, उत्पादन प्रणाली, ये सारे क्या हैं? ये आंतरिक वातावरण है, ठीक है, जो कि व्यवसाय को प्रभावित भी करते हैं और व्यवसाय के अंदर ही होते हैं और जिन पर व्यवसाय का नियंत्रण होता है, ठीक है। अगर व्यवसाय चाहे तो वो अपना उद्देश्य बदल सकता है, नीतियों को बदल सकता है, उत्पादन प्रणाली बदल सकता है, ठीक है। इसलिए ये आंतरिक वातावरण है और इन पर व्यवसाय का पूरा पूरा नियंत्रण रहता है। अगला है आपका बाहरी वातावरण। इसका अभिप्राय उन घटकों से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, व्यवसाय के बाहर उपस्थित रहते हैं और व्यवसाय के नियंत्रण में नहीं होते, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म और समष्टि, ठीक है। जो बाहरी वातावरण है वो घटक होते हैं जो कि व्यवसाय को प्रभावित करते हैं लेकिन व्यवसाय के बाहर होते हैं और उन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। और जो बाहरी वातावरण है, इसको दो भागों में बांटा गया, सूक्ष्म और समष्टि, ठीक है। तो सबसे पहले सूक्ष्म देख लेते हैं क्या होता है। इसका अभिप्राय उन बाहरी घटकों से है
जिनका व्यवसाय के साथ नज़दीकी संबंध होता है तथा ये घटक प्रत्येक इकाई को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं, जैसे ग्राहक, पूर्तिकर्ता और जनता आदि। अभी मैंने आपको पीछे यही पढ़ाया था, सूक्ष्म वातावरण, यही डेफिनेशन आपको पीछे बताई थी मैंने कि ये वो घटक होते हैं जो व्यवसाय के नज़दीक होते हैं और जो प्रत्येक घटक होते हैं वो अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये जो सूक्ष्म वातावरण के घटक होते हैं वो व्यवसाय के साथ उनका नज़दीकी संबंध होता है। ठीक है, और वो व्यवसाय के प्रत्येक इकाई को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। जैसे ग्राहक, मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था दुकान वाला। ठीक है, सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी। ठीक है, तो अब आपका देख लेते हैं समष्टि वातावरण। इसका अभिप्राय उन घटकों से है जिनका व्यवसाय के साथ दूर का संबंध होता है तथा ये घटक प्रत्येक इकाई को एक ही ढंग से प्रभावित करते हैं। इसको भी हमने अभी पीछे पढ़ा था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि समष्टि वातावरण वह बाहरी घटक होते हैं जिनका व्यवसाय के साथ दूर का संबंध होता है। ठीक है, और ये व्यवसाय की प्रत्येक इकाई को एक ही ढंग से प्रभावित करते हैं। अभी हमने पीछे जो विशेष और सामान्य शक्तियाँ पढ़ी थी उनका डेफिनेशन भी सेम यही था। ठीक है, और यही एग्जाम्पल भी मैंने आपको पीछे दिए थे, वैधानिक का और तकनीकी और सामाजिक का, जिसमें मैंने आपको जीन्स का उदाहरण दिया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वहीं पर समझ गए होंगे, दोबारा मुझे समझाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं हम व्यावसायिक वातावरण के आयाम। हमने पीछे देखा कि व्यावसायिक वातावरण कितने प्रकार होते हैं, उसके अंग देखे, अब इनके आयाम देख लेते हैं। ठीक है, जो कि बाहरी वातावरण में आते हैं। ठीक है, ये जितने भी आयाम हैं वो सारे बाहरी वातावरण के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे पहला है आर्थिक वातावरण। इसका अभिप्राय एक देश की आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियों व आर्थिक दशाओं के समूह से है। ठीक है, आर्थिक वातावरण क्या है? आर्थिक वातावरण एक देश की आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीति और आर्थिक दशा का समूह है। ठीक है, जैसे कि आर्थिक प्रणाली का मतलब क्या है? समाजवादी, पूंजीवादी व मिश्रित आर्थिक प्रणाली। ठीक है, एक देश में 3 तरीके की आर्थिक प्रणाली होती है, या तो पूरा समाजवादी होगी वो, या तो पूंजीवादी होगी, या तो मिश्रित होगी, या तो दोनों इनमें मिक्स होंगे। ठीक है, तो ऐसी प्रणाली, इसका योग और आर्थिक नीतियां जैसे कर नीति, आयात निर्यात नीति। ठीक है, आर्थिक नीतियां जैसे कि कर नीति और आयात निर्यात नीति, और आपकी आर्थिक दशाएं जैसे कि राष्ट्रीय आय क्या है, मूल्य स्तर कितनी है, ब्याज दर कितनी है। मूल्य स्तर का मतलब यहाँ पर अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश का जो मूल्य है उसका स्तर कैसा है। जैसे कि डॉलर के अनुसार जो हमारा है, हमारे मूल्य की कीमत जो है वो क्या है, कम है, हमारे मूल्य का स्तर कम है। $1 में अभी भी शायद 70 या 75 रुपये होते हैं। तो क्या है कि हमारे मूल्य का स्तर छोटा है, नीचे है डॉलर के हिसाब से। ठीक है, तो इन सारे क्या है, इन सारी दशाओं का क्या है, वो समूह है जो कि आर्थिक वातावरण है। ठीक है, आर्थिक वातावरण में इन तीनों को देखा जाता है। ठीक है, तो अगर इन तीनों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में तो वो आर्थिक वातावरण में आएगा। ठीक है, अगला है सामाजिक वातावरण। इसका अभिप्राय उस समाज की सभी विशेषताओं से है, विशेषताओं के समूह से है जिसमें संगठन स्थापित है। जैसे कि समाज की परंपराएं कैसी हैं, वहाँ का फैशन कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब सामाजिक वातावरण में वो सारी विशेषताएं आती हैं जिनमें संगठन स्थापित होता है। जैसे कि परंपराएं, वहाँ का फैशन कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, और उसको उन्हीं के अनुसार उत्पादन करना होता है। ठीक है, पेपर में परंपराएं, व्यक्तियों की फैशन, रहन सहन से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो किस में आएगा, वो सामाजिक वातावरण में आएगा। ठीक है, अगला है तकनीकी वातावरण। इसका अभिप्राय व्यवसाय से संबंधित विभिन्न क्रियाओं में नव परिवर्तन से है। इसका मतलब ये है कि व्यवसाय से संबंधित अगर कोई नया परिवर्तन होता है, नया परिवर्तन का मतलब यहाँ पर जैसे कि नई विधि आ गई, कोई डिजिटल विधियाँ आ गई। जैसे कि आपको पता है कि आज जितने कार्य हो रहे हैं वो सारे डिजिटल हो रहे हैं। ठीक है, आजकल पैसे की जो पेमेंट करनी होती है लोगों को, वो भी डिजिटल पेमेंट ही हो रहा है। ठीक है, तो इन तरीके की जो इनमें परिवर्तनें आई हैं, जो कि टेक्निकल परिवर्तन होती हैं, वो कौन सी में आती हैं, वो तकनीकी वातावरण में आती हैं। जैसे डिजिटल घड़ियों ने परंपरागत घड़ियों को समाप्त कर दिया। ठीक है, जैसे कि फोटोकॉपी के मशीन ने जो पहले कार्बन पेपर आते थे जिनको एक पन्ने के नीचे रख कर लिख कर छापते थे, उनको समाप्त कर दिया। मतलब कि फोटोकॉपी की मशीन आई तो क्या हुआ कि कार्बन का जितना भी व्यवसाय थे वो सारे के सारे बंद हो गए।
ठीक है। तो ये जितने भी तकनीकी परिवर्तन यानी टेक्नोलॉजिकल से संबंधित परिवर्तन होते हैं वो सारे तकनीकी वातावरण में आते हैं, ठीक है। अगला है आपका राजनीतिक वातावरण। इसका अभिप्राय देश में राजनीतिक दशाओं व सरकार के व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण से है। जैसे भारत में अभी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी राजनीतिक वातावरण है, ठीक है। क्या है कि जो राजनीतिक वातावरण है इसमें क्या देखा जाता है, किसी भी देश की राजनीतिक दशा को देखा जाता है, सरकार को देखा जाता है कि सरकार का दृष्टि के व्यवसाय के प्रति क्या दृष्टिकोण है सरकार के, ठीक है। जैसे कि अभी जो हमारी सरकार है बीजेपी की, उसका क्या दृष्टिकोण है व्यवसाय के प्रति, वो उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। वो उद्योग को बढ़ावा दे रहा है। जैसे कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। पर्यटन से क्या हो रहा है कि जितने भी जैसे होटल वेटल वाले उद्योग थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने भी ऐसी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी राजनीतिक वातावरण में आती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं वैधानिक वातावरण। इसका अभिप्राय सरकार द्वारा पारित सभी अधिनियमों, न्यायालयों के फैसले तथा देश में नियुक्त सभी विभिन्न आयोगों व एजेंसियों के निर्णयों से है, ठीक है। मतलब कि ये सरकार द्वारा पारित किए अधिनियम, न्यायालयों के फैसले और देश में जितने भी ऐसी आयोगे और एजेंसियां हैं, ठीक है, उन सभी के फैसले और निर्णयों से है। जैसे कि आर्टिकल 370 को अभी हटाया गया, तो वो क्या था, वो वैधानिक वातावरण था, ठीक है, क्योंकि उसको न्यायालय से पारित किया गया था, ठीक है। और जो राम मंदिर निर्माण का जो आदेश आया था वो भी न्यायालय से आया था, इसलिए वो भी वैधानिक वातावरण में आएगा, ठीक है। मतलब कि जितने निर्णय न्यायालय से लिए गए हों, ठीक है, या किसी सरकार ने लिया हो, ठीक है, या किसी आयोग ने लिया हो और एजेंसी ने लिया हो जो कि सरकार ने जिनको नियुक्त कर रखा है, तो इन सभी के निर्णयों को हम वैधानिक वातावरण में शामिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने व्यावसायिक वातावरण के आयाम पढ़ लिए, ठीक है, जो कि बाहरी वातावरण में समष्टि वातावरण के उदाहरण हैं, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं और अब देख लेते हैं कि आर्थिक सुधार 1991 से भारत आर्थिक वातावरण का बदलता स्वरूप। मतलब कि जब 1991 में आर्थिक सुधार हुआ था, उसके बाद भारत का आर्थिक वातावरण कैसे बदला, ठीक है। तो जब हमारा आर्थिक सुधार 1991 हुआ था, उसके बाद भारत ने 3 नीति अपनाई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम उदारीकरण को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है, उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण का अभिप्राय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने हेतु नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिलाना है। इसका मतलब ये है कि उदारीकरण में हमें नौकरियों को समाप्त करके नौकरशाही शिकंजे, मतलब कि नौकरी का पीछा को छोड़, मतलब कोई भी नौकरी का पीछा ना करे, नौकरी पाने के लिए कोई भी काम ना करे, मतलब कि वो नौकरी करने के स्थान पर खुद का अपना व्यवसाय करें, ठीक है। इसको बढ़ावा दिया गया ताकि लोग नौकरी के पीछे ना भागकर खुद का काम करें, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था प्रतियोगी बन जाएगी, कंपटीशन अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया, उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए कर नीति को कम कर दी गई, ठीक है। मतलब जो भी व्यवसाय को पहले टैक्स देना पड़ता था उसमें कमी कर दी गई, ठीक है। और उद्योगों में जो लाइसेंस लेने की अनिवार्यता थी उसको बंद कर दिया गया। मतलब कि पहले जो उद्योग चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था उसको समाप्त कर दिया गया। अब ज़्यादातर उद्योग बिना लाइसेंस के शुरू किए जा सकते थे, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में छूट दी गई कि अपने हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हैं उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए इन सबको किया गया, जो कि उदारीकरण की विशेषताएं हैं। अब देख लेते हैं निजीकरण। इसका अभिप्राय ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम को पूर्णतया या अंशतया निजी स्वामित्व में लाया जाता है। मतलब कि निजीकरण एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उपक्रम को पूरी तरह से या टुकड़े टुकड़ों में करके निजी स्वामित्व में लाया जाता है। मतलब कि कोई सरकारी क्षेत्र है उसको
पूरे पूरे क्षेत्र को या तो थोड़ा थोड़ा करके उन क्षेत्रों को निजी रूप से स्वामित्व में लाया जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं, ठीक है। इसके लिए भी कुछ विशेषताएं हैं इसकी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, ताकि निजीकरण को जिससे हमें बढ़ावा मिला था, ठीक है। जैसे आर्थिक विकास की गति को तेज करना, निजीकरण क्यों किया गया था? निजीकरण इसलिए किया गया था कि आर्थिक विकास की जो गति है वो हम तेज कर सके, ठीक है। सरकार पर राजकोषीय बोझ था जो उसका कम करना, क्योंकि पहले जितने भी व्यवसाय थे वो सारे सार्वजनिक क्षेत्र में आते थे, ज़्यादातर सरकार का उसमें हिस्सा होता था, तो उससे क्या था कि सरकार के ऊपर राजकोषीय बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन जब से निजीकरण हुआ तो क्या हुआ कि सरकार का जो बोझ था, राजकोषीय बोझ, वो कम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की गई थी निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं वैश्वीकरण। इसका अभिप्राय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के साथ जोड़ने से है, ठीक है। वैश्वीकरण का मतलब कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों से जोड़ना, अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, ठीक है। जैसे कि पहले क्या था, लोगों का आना जाना केवल अपने देश के अंदर ही होता था। जब से लेकिन वैश्वीकरण हुआ, लोग एक से दूसरे देश में जाने लगे, एक देश से दूसरे देश में आने लगे, ठीक है। मतलब लोगों का अब आना जाना केवल अपने देश के अंदर ही सीमित तो नहीं रहा, वो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया, लोग एक से दूसरे देश आने जाने लगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, फिर सूचनाओं का भी अच्छा वो हुआ, संदेशवाहन हुआ, एक देश की दूसरे देश में सूचनाएं आने जाने लगी, ठीक है। पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होने लगा, मतलब अगर आप सामान ले जाना चाहते हैं एक देश से दूसरे देश में तो वो भी ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें की गई थी वो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, कि वैश्वीकरण हमारा बढ़ सके, हमारी अर्थव्यवस्था को हम अन्य देशों के साथ जोड़ सकें, ठीक है। तो ये 1991 के बाद अपनाई गई आर्थिक नीतियाँ थीं। अब देख लेते हैं कि सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहला है बढ़ती हुई प्रतियोगिता। आज व्यवसाय को चौतरफा प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। प्रतियोगिता देश की सीमा को पार कर चुकी है, ठीक है। क्या हुआ कि सरकारी नीति में जब से परिवर्तन हुआ, उससे क्या हुआ कि प्रतियोगिता बढ़ गई। प्रतियोगिता क्यों बढ़ गई? क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था तो इसमें सभी को अपना अपना व्यवसाय करने की छूट दी गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता था कि ज़्यादातर लोग नौकरी के पीछे भागते थे पहले, लेकिन जब से निजीकरण हुआ वो खुद का काम करने लगे, जिससे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था प्रतियोगी बन गई, कंपटीशन बढ़ गया। इसमें हर एक व्यक्ति चाहता था कि वो खुद का व्यवसाय करे और उसका व्यवसाय सबसे आगे निकले, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि प्रतियोगिता में वृद्धि हो गई। और दूसरा है ग्राहकों की मांग क्षेत्र में वृद्धि। आर्थिक सुधार के फलस्वरूप आज ग्राहक को बाजार में उपलब्ध उत्पादों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। पहले सूचनाओं के अभाव में बिना जांच पड़ताल के खरीद लेते थे, परंतु अब नहीं, अब उच्च क्वालिटी के उत्पादों की मांग करते हैं, ठीक है। जब आर्थिक सुधार नहीं हुए थे तो ग्राहकों के पास बाजार में जो भी उत्पाद उपलब्ध होते थे उनकी पूरी जानकारी ग्राहकों को नहीं पता थी, नहीं जानते थे। लेकिन जब से आर्थिक सुधार हुआ, क्या हो गया, उसके बाद सूचनाएं ग्राहकों तक पहुंचने लगी, उनको पता चलने लगा कि बाजार में कौन सा प्रोडक्ट उपलब्ध है, उसकी क्या जानकारी है, किस क्वालिटी का हो, कितने मूल्य है उसकी, ठीक है, कितना मूल्य है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अब जो ग्राहक थे वो पहले की तरह मूर्ख नहीं थे, असमझ नहीं थे, अब वो चालाक हो गए थे, क्योंकि वो हर एक प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारियां उनके पास होती थी। तो अब वो क्या करते थे, जब भी वस्तु खरीदते थे तो पूरी जांच पड़ताल के साथ खरीदते थे कि किस क्वालिटी का है, कितना इसका मूल्य है, एक्सपायरी डेट इसकी क्या है, ठीक है। अब क्या करते हैं ग्राहक कि वो उच्च क्वालिटी के उत्पादों की मांग करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि उनके मांग क्षेत्र में वृद्धि हो गई, ठीक है। अगला है तेजी से बदलता तकनीकी वातावरण। आज तकनीकी वातावरण में अधिक तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, जिसका कारण प्रतियोगिता में वृद्धि है। आज बाजार में वही कंपनी टिक सकती है जो उच्च क्वालिटी व नए नए उत्पाद लेकर आए, ठीक है। आज तकनीकी वातावरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। और ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रतियोगिता में वृद्धि हो गई, कंपटीशन बढ़ गई। कंपटीशन बढ़ने के कारण से तकनीकी वातावरण में अधिक तेजी से परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि वो सबसे आगे निकल जाए, और उसके लिए वो क्या करती है,
तकनीकी वातावरण को बार बार परिवर्तित करती है, नए नए चीज़ों को लेकर आती है, जिससे बाकी की कंपनियों को भी नई नई चीज़ों को लेकर आने के लिए मजबूर कर देती है। क्योंकि अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा हो गया तो ज़्यादा जितने ग्राहक होंगे सारे उसके पास चले जाएंगे, तो जो बाकी की कंपनियां होंगी वो बंद होने के कगार पर आ जाएंगी। तो इसीलिए उनको भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब वही कंपनी आज टिक सकती है जो कि मार्केट में नए नए प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी के लेकर आए, उच्च क्वालिटी कर लेकर आए। ठीक है, अगला है परिवर्तन की आवश्यकता। आर्थिक सुधार से पहले व्यवसाय स्थिर रहते थे, परंतु इसके बाद व्यावसायिक वातावरण के घटकों में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, फलस्वरूप व्यवसाय अस्थिर हो गए हैं और नीतियों को बार बार बदलना पड़ता है। ठीक है, जब आर्थिक सुधार नहीं हुए थे तो क्या था कि व्यवसाय के जो व्यवसाय होते थे वहां पर स्थिर रहते थे। ठीक है, लेकिन जब से आर्थिक सुधार हुए हैं तो क्या हो रहा है कि उसके बाद से व्यावसायिक वातावरण भी तेजी से बदल रहा है और फलस्वरूप जो व्यवसाय पहले स्थिर होते थे वो अब अस्थिर हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि जब वातावरण बार बार बदलता है तो उसके अनुसार नीतियों को भी बार बार हमें बदलना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है बार बार। अब है आपका बाजार प्रधान। पहले यह सोच थी कि जैसा भी उत्पादन होगा ग्राहक उसे स्वीकार कर लेंगे। मतलब पहले जो भी उत्पादक थे, प्रबंधक थे, वो क्या सोचते थे? वो ये सोचते थे कि जैसा भी उत्पादन करेंगे हम, ग्राहक उसको स्वीकार कर लेगा, खरीद लेगा। लेकिन आज यह सोच बदल गई है और यह मानना जाने लगा है कि ग्राहक चाहता है वैसा ही उत्पादन किया जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले के जो उत्पादक थे वो ये सोचते थे कि हम जैसा भी उत्पादन कर देंगे ग्राहक उसको स्वीकार कर लेगा और उसको खरीद लेगा। लेकिन जब से आर्थिक सुधार हुए हैं तो उसके बाद ग्राहकों की ये सोच, ग्राहकों की नहीं उत्पादकों की ये सोच बदल गई है। ठीक है, और वो ये सोचने लगे हैं कि हमें उन चीज़ों का उत्पादन करना चाहिए जो कि ग्राहक चाहता है। ठीक है, मतलब कि पहले जो आर्थिक सुधार से पहले था वो उत्पाद प्रधान था। ठीक है, उत्पाद प्रधान में क्या था कि जिन चीज़ों का उत्पादन कर दिया गया उसी को बेचा जाता था, उसी को ग्राहक खरीदता था। लेकिन जब से आर्थिक सुधार हुई है उसके बाद बाजार प्रधान हो गया है। मतलब जो उत्पादक हैं अब वो उन चीज़ों का उत्पादन करते हैं जो कि बाजार में जिनकी मांग होती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सरकारी नीति में परिवर्तन से व्यवसायों और उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव को पढ़ लिया। अब देख लेते हैं कि भारत में निजीकरण का उद्योगों और व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ा। जब भारत में निजीकरण हुआ उसका उद्योगों और व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। सार्वजनिक क्षेत्र की व्यावसायिक इकाइयों का निजीकरण करने से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। मतलब कि जो सार्वजनिक क्षेत्र थे पहले, उनका जब जो सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय थे उनका जब निजीकरण हुआ, निजी स्वामित्व में आ गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि कंपटीशन में वृद्धि हो गई, कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, इसके लिए जैसे कि एग्जांपल देता है आपको दूरसंचार का जब निजीकरण हुआ तो उससे क्या हुआ कि जो इनकी सेवाएं थी वो सस्ती और बेहतर क्वालिटी की हो गई। ठीक है, इससे पहले जो दूरसंचार थी उसकी सेवा महंगी थी और बेहतर क्वालिटी की ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब से इसका क्या हुआ निजीकरण हुआ है तब से ये बेहतर हो गई हैं और सस्ती भी हो गई हैं। आजकल जैसे आपको देखा रहा होगा जियो के जो दूरसंचार है, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है तो इसलिए उसकी सेवा क्या है सस्ती भी है और अच्छी भी है। पूरे इंडिया में हर एक व्यक्ति के पास आपको जियो की सिम मिल जाएगी, जियो का फोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो गई है, कंपटीशन बढ़ गया है। अगला है राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी। निजीकरण से राजनीतिक हस्तक्षेप से छुटकारा मिल जाता है, अतः काम जल्दी और तेजी गति से होता है। मतलब जब निजीकरण हुआ तो निजीकरण से राजनीतिक हस्तक्षेपों से छुटकारा मिल गया और इससे छुटकारा मिलने के फलस्वरूप क्या हुआ कि काम तेज गति से हुआ और बेहतर क्वालिटी का होने लगा। ठीक है, क्योंकि जब निजीकरण नहीं होता था तो उससे पहले कामों में जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में हुए करते थे उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ करता था। ठीक है, राजनीतिक का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता था। तो इसलिए जब से उनका निजीकरण हुआ तो राजनीतिक हस्तक्षेपों से छुटकारा मिल गया। अब जो भी कंपनियां हैं वो अपने अनुसार काम को तेजी से करती हैं और बेहतर क्वालिटी की करती हैं। ठीक है, अगला है उत्तरदायित्व में वृद्धि। निजीकरण से कर्मचारी के उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है। पहले सार्वजनिक क्षेत्र में जो कर्मचारी हरामखोरी करते थे अब वो काम करने लगे हैं, क्योंकि अब जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है,
जब पहले सार्वजनिक क्षेत्र था तो जो कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते थे तो वो हरामखोरी करते थे, काम नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन जब से निजीकरण हुआ है तो उन्हीं कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की वृद्धि हो गई है, ठीक है। अब वो हरामखोरी की जगह काम करने लगे हैं, क्योंकि अब वो जान गए हैं कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, काम से निकाल दिया जाएगा। तो जब वो सार्वजनिक क्षेत्र में थे तो उनकी जो जॉब सिक्योरिटी थी वो अब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद, निजीकरण होने के बाद नहीं रही, ठीक है। आगे चलते हैं और आपका अगला देख लेते हैं। अगला है कार्यकुशलता में वृद्धि। सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण होने से उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है, ठीक है। अब सबको पता है कि बाजार में टिकना है तो कार्यकुशलता में वृद्धि करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो जो क्या हुआ, जब आर्थिक सुधार हुआ उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र का जब निजीकरण होने लगा तो उससे क्या हुआ कि कार्यकुशलता में वृद्धि हुई, ठीक है। कार्यकुशलता में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि जो व्यवसाय थे उनमें कंपटीशन बढ़ गया था और हर एक व्यवसाय अच्छे से अच्छे क्वालिटी का उत्पाद लेकर आ रहा था। तो जो भी व्यवसाय अब व्यवसाय टिकना चाहता था बाजार में, उनको पता था कि वो तभी टिक सकते हैं जब उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो, उनके उत्पाद की क्वालिटी अच्छी हो और नए नए उत्पाद लेकर वो बाजार में आए, ठीक है। तो ये बाजार में नए नए उत्पाद लेकर आना, बेहतर क्वालिटी का लेकर आना कब संभव होगा, जब उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, आर्थिक सुधार 1991 के बाद जब निजीकरण हुआ तो उससे कार्यकुशलता में वृद्धि हो गई, ठीक है। अगला है प्रबंध में स्वतंत्रता। निजीकरण के पश्चात प्रबंध में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकते हैं, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं था, उन पर राजनीतिक दबाव पड़ता था, ठीक है। जो निजीकरण हुआ इसके बाद जो प्रबंध थे वो अपने आप अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकते थे, ठीक है। क्योंकि जब निजीकरण नहीं होता तो इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र में उन पर राजनीतिक दबाव पड़ता था, उनको राजनीतिक का दबाव के अंडर में रहना पड़ता था, उनके अनुसार निर्णय लेना पड़ता था। लेकिन अब जब से निजीकरण हुआ है तो वो राजनीतिक दबाव से मुक्त हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं और अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर निजीकरण का उद्योगों पर और व्यवसायों पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उनको यहाँ पर पढ़ लिया और समझ लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर है तो उसको कमेंट करें, कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि विमुद्रीकरण क्या होता है। तो इसका अभिप्राय संचालन में करेंसी की वैधानिक स्थिति वापस ले लेना है। मतलब कि जो भी करेंसी संचालन में, मतलब कि जो भी करेंसी चल रही है, जैसे कि भारत में अभी रुपए है, ठीक है। तो इनकी वैधानिक स्थिति को वापस ले लेना, ठीक है। मतलब जैसे कि भारत में 2016 में 8 नवंबर को जो नोटबंदी हुई थी, क्या हुआ था इसमें कि जो 500 और 1000 के नोट चल रहे थे उनकी वैधानिक स्थिति को वापस ले लिया गया था, ठीक है। मतलब उन नोटों को बंद कर दिया गया था, उनकी जो वैल्यू थी वो घट गई थी, वो ख़त्म हो गई थी। जब नोटबंदी हुई थी 2016 में तो क्या हुआ था कि 500 और 1000 के नोटों की कोई भी वैल्यू नहीं रह गई थी, उसके बाद वो एक कागज़ के टुकड़े बनकर रह गए थे, ठीक है। तो ये जो हुआ था 8 नवंबर 2016 को भारत में, वो भी विमुद्रीकरण ही हुआ था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ गए होंगे कि विमुद्रीकरण क्या होता है। अब हम इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो इसका क्या विशेषता है, इसकी काले धन की समाप्ति। जो भी ब्लैक मनी होता है आप समझ सकते हैं, जिसे फ्रॉड कहते हैं, फ्रॉड का जो भी पैसा होता है, धन होता है, उसकी समाप्ति हो जाती है। अगला है भ्रष्टाचार का उन्मूलन। जितने भी भ्रष्टाचार थे वो भी सारे समाप्त हो जाते हैं। नकली करेंसियों की समाप्ति, ठीक है। जितने भी नकली करेंसी थी वो सारे बंद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उन करेंसियों की वैधानिक स्थिति वापस ले जाती है, अब उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती, ठीक है। भारत में भी नकली करेंसी की समाप्ति हुई 8 नवंबर 2016 को, जब 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो बहुत मात्रा में नकली करेंसी भी प्राप्त हुई थी जो कि उनको बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से नकली करेंसी भी खत्म हुई थी। अगला है नगद रहित अर्थव्यवस्था, ठीक है। विमुद्रीकरण नगद रहित यानी कैशलेस अर्थव्यवस्था को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब आपको जहाँ भी जाना है आपको कैश लेकर नहीं जाना पड़ता, ठीक है।
आपको कैशलेस अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ठीक है। जितने भी डिजिटल पेमेंट के मेथड हैं वो सारे क्या हैं, कैशलेस अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि पेटीएम और गूगल पे और फोन पे ये सब तो आप चलाते होंगे, और इस एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे से समझ पाए होंगे कि कैशलेस अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर विमुद्रीकरण की विशेषताएं खत्म हो गई, जो कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और भी विशेषताएं हैं बहुत सारी, लेकिन मैंने आपको कुछ ही बताई हैं मेन जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या होता है विमुद्रीकरण, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उससे आपके जो सवाल होंगे उनके मैं आंसर आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो समझ में आ रही है, नहीं आ रही, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट करें, ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन दे सकूं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादातर चैनल नहीं है जो कि हिंदी में व्यावसायिक अध्ययन को पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ एक शेयर जरूर कर दें, और अंत में एक लाइक तो बनता है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए